Students, there are some merits and demerits, that is of advantages and disadvantages of NGO, right? First point in the merits, that is of advantages, is non-profit motive. That as we all know, this organization is running for the social welfare, so for the society, not for the profit motive, right? So it is a good thing for the society, right? Second one is social welfare, as we have discussed so many times. Third one is easy formation, right? As in the कंपनी में बहुत सारी चीजें थी, कंपनी यहाँ पे अगर फॉर्म करनी है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर ट्रस्ट के थ्रू है तो चैरिटेबल ट्रस्ट बन सकता है आसानी से। सेकंड, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवा के हो सकता है। कंपनी है तो थोड़ा सा जो प्रोसीजर हमने देखा वो फॉलो करना पड़ता है, राइट? बाकी कोई उसमें फॉर्मेशन के लिए इतना हार्ड स्टेप्स नहीं है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में था। देन efficiency see in a non-profit organization, in NGO, they are trying to keep as much as efficiency they can, right? As we know that they cannot charge more, right? They are not earning any profit, right? So efficiency लाना थोड़ा difficult है, लेकिन they can try as much as possible, right? By charging some token amount, right? They can earn the efficiency, they can bring back the efficiency into the organization, right? तो efficiency जो है वो लोग थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करके जो भी उसका स्मूथ वे प्रोसेस होना चाहिए वो लाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? देन लिमिटेड लायबिलिटी, एज वी नो दैट जो फाइनेंस के रिलेटेड अगर हम देखने जाए या तो फिर प्रॉफिट है वो तो है ही नहीं, यहाँ पे मोटिव ही नहीं है, तो फिर लायबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली कि लिमिटेड ही होगी, राइट? Okay, then flexibility. This type of firms can be flexible in terms of their regulations, right? जो डोनेशन वगैरह आता है वो डिपेंड्स करता है कि कितना पब्लिसिटी होता है, राइट? उस पे वो डिपेंड करता है, राइट? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्मूथ वर्किंगनेस, यहाँ पे हमने देखा कि लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ऑब्वियस है कि फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर, राइट? ओके, देन demerits of non-profit organization. The first one is inadequate finance. See, first point is inadequate finance, मतलब कि जो proportion होना चाहिए inadequate और adequate, मैंने adequate का मीनिंग आपको समझाया था, राइट? inadequate मतलब कि जो उसके प्रमाणसर नहीं है उतना, राइट? और एडेक्वेट मतलब कि जितना होना चाहिए उतना सफिशिएंट, इनएडेक्वेट मतलब कि जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कैसे? तो अगर डोनेशन नहीं आता है किसी का, या कोई भी पीपल जो है वो मेंबर नहीं बनते या डोनेशन नहीं देते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें डील करनी पड़ती है। बहुत सारे दिन ऐसे हो सकते हैं कि डोनेशन ना आए, ऐसा ही खर्चा चलाना पड़ रहा हो, राइट? और अगर आता भी है तो बहुत कम आता है, राइट? तो ये इनएडेक्वेट फाइनेंस का इसमें बहुत ही फाइनेंस की कमी रहती है हमेशा से। गवर्नमेंट ग्रांट आती है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट भी इनफ ना हो। अगर साल के मान लीजिए कोई भी ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, ठीक है, जिसमें नियर अबाउट 100 की स्ट्रेंथ है, 100 जो ओल्ड पीपल्स है वहां पे रहते हैं, राइट? ओके, देन से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो ग्रांट देगी वो मैक्स टू मैक्स 2 लाख या 3 लाख, राइट? 2-3 लाख में पूरा साल कैसे निकल सकता है? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम घर का खर्चा, हमारे घर का खर्चा दिन में 4 लोगों का, तो भी महीने का 15-20 हजार हो जाता है, राइट?
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंस आता है वो रेगुलरली शुरू होना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट तो मिलनी ही चाहिए, साथ में डोनेशन भी आना चाहिए बाहर से, तो ही फॉर्म जो है वो चल सकती है, राइट। अगर डोनेशन ही नहीं आएगा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आगे वो कोई भी मेंबर चला पाए। मेंबर फंडिंग करेंगे लेकिन कब तक करेंगे, कितना करेंगे, इतना ज्यादा फंड तो उसके पास भी नहीं होता, राइट। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे फंडिंग की और ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जो कि इनएडिक्वेट होती है, राइट। और अनइवन भी होती है, मतलब कि हमें पता नहीं है कब कितना पैसा आएगा, जब जरूरत है तब आएगा, नहीं जरूरत है कि तब कैसे, जरूरत है तब आ जाता है तो अच्छी बात है। मतलब जब अब जरूरत नहीं है और जरूरत है और नहीं आ रहा है तब दिक्कत होगी, राइट। ओके, देन अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल सोशल वर्क के नाम पे या सोशल वेलफेयर के लिए पीपल्स को इच्छा होती है कि हम ऐसा कुछ एनजीओ टाइप बनाए, एनजीओ टाइप बनाया ना, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, एनजीओ टाइप बनाए, एनजीओ बनाए, ठीक है। अब शुरू में उत्साह में जोश में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आगे जाके फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ये सब चीजों का इतना बड़ा क्वेश्चंस आते रहते हैं कि फिर उन लोगों का मोरल डाउन हो जाता है और जहाँ पे शुरू किया था वहीं के वहीं फिनिश हो जाता है, राइट। तो एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी अनसर्टेन है, बिल्कुल ही अनसर्टेन। फाइनेंस अगर आ जा रहा है थोड़े टाइम में, हमारी पब्लिसिटी अच्छी है, चलो आ गया, फिर आगे जाके अगर फाइनेंस नहीं आया तो बंद करने की भी नौबत आ सकती है। और बहुत सारे ऐसे एनजीओ से जो चालू होके बंद हो ही जाते हैं, बहुत सारे हैं, राइट। ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट पावर एंड ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस फंडिंग, ये बहुत ही बड़े दो रीजन हैं कि जिसकी वजह से ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस है वो बंद हो जाते हैं, राइट। थर्ड वन इज वीक मैनेजमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लोगों को जो भी करना है अपनी इच्छा से करना है। जो हमने कंपनी का फॉर्म देखा उसमें भी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है कंपनी के लिए, राइट। सेल्स मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न में यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सब प्रॉफिट मोटिव ना होने की वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो वीक हो सकता है। दूसरा कि कोई भी एम्प्लॉय चलो वहां पे काम कर रहा है तो उसको फिर वहां पे अपना ग्रोथ पॉइंट नहीं दिखाई देगा, राइट। कि ये कंपनी तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट है, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ जो भी है एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मेरा ग्रोथ होगा तो कैसे होगा, राइट। तो ये समझने की वजह से क्या होता है कि वो अपना एफिशिएंसी पूरी तरह से नहीं दे सकते हैं, नहीं देता है, तो इस वजह से मैनेजमेंट भी पूरा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कहीं कहीं से फॉल्ट निकलते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं होता है। और यही सब चीजें आगे जाके जो भी एनजीओ फर्म है उसका क्लोजर का रीजन भी बन सकती है, राइट। ओके, नॉन कोऑपरेशन, एज आई टोल्ड कि एक दूसरे के साथ फिर वो जो कोऑपरेशन रहना चाहिए, एक दूसरे की गलती निकालते रहते हैं, तेरे को ये ऐसा करना चाहिए था, तेरे को ऐसा करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन तो है नहीं, यहाँ पे तो सब इक्वल है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, जो मेंटेन होना चाहिए, राइट, वो नहीं होता है। कोई कहेगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा कहेगा कि इससे ज्यादा तो ये अच्छा, तो ये होना चाहिए, और वर्क डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, राइट। तो इन वजह से जो एक्चुअल में डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होता है, राइट। और एक्चुअल में जो चीजें चलनी चाहिए, राइट, जो डिसाइड की गई थी, गोल्स थे, राइट, विजन एंड मिशन थे,
जो हमने डिसाइड किए हुए उस हिसाब से नहीं चलता है, राइट। एंड देन लैक ऑफ सीक्रेसी, सभी मेंबर्स को साथ लेके चलना है, राइट। तो सबको जो जो भी चीजें हुई है वो एक्सप्लेन करनी होती है, राइट। दैट इज व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी, राइट। So students, these are the merits and demerits of non-profit organization, right? There is one difference between non-profit making organization and profit making organization, right? You can see the difference in your display, right, that I had made for you so that you can clearly visible it, right? Okay, the first point is the point of difference, that is objective or a purpose, right? Students, as we had discussed that the non-profit making organizations main motive is to earn social welfare only, right, not to earn profit, right? उसका जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर का है, सोसाइटी के लिए कुछ करने का है, राइट। तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज एंड गुड्स एट वेरी लो कॉस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए थोड़ा चार्ज लेते हैं, राइट, एट अ वेरी लो कॉस्ट, राइट, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। वो थोड़ा चार्ज क्यों लेते हैं कि उसको भी जो भी प्रोडक्शन है उसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है उसके लिए वो चार्ज लेते हैं, राइट। क्योंकि जो चीज़ उसने बनाई है, राइट, उसका चार्ज है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, राइट। इन द सेम वे सामने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट। तो मेन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग का ही है, राइट। ओके, द सेकंड वन इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप जनरली अकाउंट्स में पढ़ते होंगे कि एक साइड रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट आती है, मतलब कि जो भी संस्था में रिसिप्ट आती है वो, और पेमेंट होता है वो दूसरी साइड। इन द सेम वे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये तीन चीजें जरूरी है वो ये देखने के लिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत से ईयर के शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है और क्या क्या इनकम हुई है और कितना हम डेफिसिट में है, राइट। कि गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो हम ले सकते हैं या कैसे उसकी प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये सिर्फ देखने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमारी अकाउंटिंग पोजीशन क्या है, राइट। ये देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट। ओके, सामने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड सच ऑर्गेनाइजेशन आर। अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अकाउंट्स में प्रिपेयर करेगी, तो सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है वो, और तीसरा है बैलेंस शीट, राइट। थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। Students, please note that in non-profit organization the point is given is wrong. Such organization are started by capital contributed by owners and investor in return expected good financial reward, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है आपकी बुक में, तो वहाँ पे आपकी डिस्प्ले में जो एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो सही है, ठीक है। और उसके सामने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम थिंग है, राइट, कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया जाता है दैट इज बाय ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, राइट, एंड इन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग गुड फाइनेंशियल रिवॉर्ड, कुछ रिवॉर्ड्स चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, राइट। सो प्लीज मेक करेक्शन इन योर बुक
दैट इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की साइड में जो भी मैंने यहाँ पे आपकी डिस्प्ले में आ रहा होगा जो भी डिफरेंस दिया है, लाइक such organization receive revenue in form of fees, grants or donations from members. At times they receive grants from government also. कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम और कैपिटल कौन सा होता है कि जो भी उसकी फीस आती है वही, राइट, फीस है, डोनेशन है, वो सारी चीजें, और कई बार गवर्नमेंट की ओर से भी उसको ग्रांट मिलती है, राइट. And then next last one point is earning. As we had discussed in the account form that the final goal to make earning is to know the surplus or deficit in non-profit organization. Non-profit organization में सबसे पहले क्या चीज देखनी है, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट है, राइट. उसमें प्रॉफिट और लॉस जानने की कोई गुंजाइश नहीं है. And the last one is the net earning at the end of the year are known as profit or losses. In private organization, we need to show that whether it is a profit or we are in loss, right? There are some roles of NGO in the development of society. सोसाइटी के डेवलपमेंट में एनजीओ का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, राइट. हम वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज हेल्थ पब्लिक अवेयरनेस, राइट. हेल्थ इश्यूज कोई भी है या कोई भी ऐसा डिजीज है जिसके बारे में पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना जरूरी है, राइट. लाइक HIV एड्स, राइट. तो ये एक इतना सीरियस हेल्थ इश्यू है कि जिसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना जरूरी है कि ये क्यों फैला, कैसे फैला, फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए तो ताकि दूसरों को भी ये ना हो. सही पे अभी रिसेंटली ही जैसे कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, राइट. तो ये पेंडेमिक में कैसे सरवाइव करना, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पता है. ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, पर फिर भी ये एनजीओस जो है वो रेगुलरली ये सब चीजें करते रहते हैं. मलेरिया है, बहुत ही बड़ा हाथ रहा है एनजीओ का कि हेल्थ कोई इश्यू हेल्थ को लेके हो, ह्यूमन लाइफ को लेके हो, तो उसके बारे में पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए और इतने बड़ी पब्लिक को, इतने बड़े मास को एक साथ जितनी जगह हो सके पहुंचा जाए, राइट. तो यही एम रहता है जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफ एनजीओ का, राइट. Okay, second one is upliftment of women and children. As we had discussed in initial of this chapter, right, कि women empowerment में सबसे बड़ा हाथ जो है तो वो एनजीओ का है, राइट. कोई भी एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी एनजीओ हो जो वर्क कर रहा है women empowerment या तो women के upliftment के लिए, child के upliftment के लिए, राइट. चाइल्ड लेबर को रोकना, राइट. चाइल्ड लेबर को रोकना, चाइल्ड के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकना, राइट. विमेन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, डोरी केसेस हो रहे हैं अभी जो आप देख रहे हो, तो फिर रेप केसेस इतने सारे हो रहे हैं, राइट. तो ये सभी चीजों को रोकना, लोगों को समझाना, राइट. और अगर कुछ ऐसा हादसा हो गया है तो उसको कैसे वहां से बाहर निकालना, ये सारी चीजें एनजीओ करती है, राइट. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी हो. मतलब कि एनजीओ तो बहुत ही है, बहुत ही ज्यादा एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. फिर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई भी एफर्ट कर रहे हो, राइट. अब कहने का मतलब क्या है कि रोल जो है सोसाइटी में एनजीओ का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी को लेके. पर यहाँ पे अभी जो ये एक है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके लिए बहुत सारे एनजीओस हैं, राइट. डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, राइट. गवर्नमेंट तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करती है, पर साथ साथ में एनजीओस भी उसके साथ जुड़ी हुई है, राइट.
कि जैसे कि सफाई अभियान चलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सफाई अभियान चलाया, पर उसके साथ साथ बहुत लोग जुड़े, उसके साथ साथ बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं जुड़ी, ताकि हमारे देश को स्वच्छ बनाने में कामयाबी मिले। राइट, तो यही रूरल एरिया का सभी एनजीओ का मोटिव रहता है। राइट, सफाई अभियान है, फिर चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रूरल एरिया में कोई पुअर पीपल है, फैसिलिटीज पूरी नहीं है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है, राइट, तो ये सारी चीजें बना के देती है एनजीओ। अभी रिसेंटली ही बहुत ही बड़ा अभियान चला है टॉयलेट का, राइट, पब्लिक टॉयलेट, यूज द पब्लिक टॉयलेट, राइट, कि जनरली मेल और फीमेल भी रूरल एरियाज में जो है वो बाहर जाते हैं, उसको जाना पड़ता है क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं है, इस वजह से तो पब्लिक टॉयलेट का भी वो लोग यूज कर सकते हैं। राइट, तो जगह जगह जाके ये सब चीजों को, हर एक चीजों को समझाना, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है अपने आप में। राइट, और जो पीपल को समझाते हैं, चलो हम और आप समझ सकते हैं क्योंकि हम वो लेवल से थोड़े बाहर आ चुके हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन मिला हुआ है। जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, एक नैरो माइंडसेट करके बैठे हुए हैं जो लोग, उसके माइंड से ये सब चीजें निकालना, राइट, उसके माइंड से ये सारी चीजें हटाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको समझाना एक अपने आप में चुनौती है। राइट, अभी आपका और हमारा ही एग्जांपल लेते तो हमारा और आपके जनरली पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन आर्गुमेंट में कई बार बदल जाते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप है। राइट, जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप में हमारे जो विचार है और उनके विचारों में मैच नहीं होता है, कई बार हो सकता है। राइट, तो उन लोगों को समझाना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ये भी एक अलग बात है। राइट, तो ये सारी चीजें एनजीओ करती है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एनजीओ करती है। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। राइट, वाइल्ड लाइफ को जैसे कि मैंने कहा था कि एनिमल्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसके सेव के लिए, सेव द एनिमल्स। राइट, दे डू हैव आल्सो राइट टू लिव इन दिस प्लैनेट, उसको भी पूरा अधिकार है कि हमारे जैसे ही वो लोग यहाँ पे रह सके। राइट, उसको भी पूरा अधिकार है। पर जैसे कि थोड़े आपको भी पता है, जैसे जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, राइट, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट जो है वो ज्यादा होती जाती है, वैसे वैसे जो एनिमल लाइफ में, वाइल्ड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। राइट, आपको अगर पता हो तो पहले गिद्धों की संख्या कितनी बड़ी तादाद में थी, आज बिल्कुल भी कहीं पे भी दिखाई देते हैं एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस। ये किस वजह से? तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। राइट, आप अक्सर अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि प्लास्टिक वेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है। राइट, इवन जो ओशन है उसमें भी प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। राइट, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली हार्म होके हमारे पास ही आएगी। ये अभी तो सारे एनिमल्स का जो है, सी एनिमल्स है, राइट, जो सी में रहते हैं, राइट, तो वो सारे अभी प्लास्टिक या ऑयल के पोल्यूशन की वजह से उन लोगों की भी कई प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर है। तो ये सारी चीजें एनजीओ द्वारा भी वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करना, ये भी एक पेड़ काटना, मतलब या तो फिर जो भी फॉरेस्ट की जमीन है उसको खोद के उसमें से मटेरियल्स वो सब ले लेना। तो ये सारी चीजों का अभी एनजीओ भी साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का
कि ये सारी चीजें बंद हो, राइट। ओके, पर बंद तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, राइट। शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे खुद से, राइट। प्लास्टिक ना यूज करना, दैट इज ओके। प्लास्टिक की बैग, चलो कोई भी हम चीजें लेने जाते हैं, राइट, तो प्लास्टिक की बैग मांगते ही हैं, तो यूज नहीं करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे शुरू होती है, राइट। पॉल्यूशन नहीं करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमसे शुरू होती है। सफाई बनाए रखना, ये हमसे शुरू होती है कि कोई भी चीज चलो बाहर फेंक दिया, राइट, तो ये चीज गलत है तो है, राइट। तो ये सारी चीजें पहले हमसे शुरू होती है कि हम करते हैं तो हम दूसरों को बोल सकते हैं कि ये आपको करना चाहिए। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, रिहैबिलिटेशन। देन रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की कोई भी ह्यूमन लाइफ को या कोई भी सीरियस डिजीज हो तो उससे नॉर्मल लाइफ में लेके आना, राइट। कोई भी चीज में से नॉर्मल जो पहले चीज थी उसमें लेके आना, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग्स एडिक्ट है, जिसको ड्रग्स लेने की आदत होती है, राइट, तो उसको रिकवर करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसी भी संस्थाएं हैं जो उसका ख्याल रखती है। आपने संजू फिल्म तो देखी होगी, राइट, जिसमें संजय दत्त की पूरी बायोग्राफी दिखाई दी है, राइट, दिखाई हुई है। तो वो बायोग्राफी में भी आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है ड्रग एडिक्ट्स को कि वहां से वो बाहर आए, ड्रग्स के सिलसिले में से वो बाहर निकले, क्योंकि वहां से बाहर निकलना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट। किसी भी चीज की अगर आपको आदत हो, राइट, और वो आदत बुरी हो तो वहां से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, राइट। कि आप लोगों को सिर्फ फॉर एग्जांपल सुबह सबसे पहले उठकर चाय पीने की आदत है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को होती है, राइट, तो वो चाय पीने की आदत वो आपकी आदत बन जाती है। फिर अगर एक दिन भी आपको नहीं मिलती है चाय तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो पूरा दिन, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? हैबिट, राइट। तो वैसे ही ड्रग्स एडिक्ट को उसकी हैबिट लग चुकी है, उसके बिना उसको कहीं पे भी चैन ही नहीं आएगा, उसको चाहिए तो चाहिए। तो ये चीज में से उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं वर्क कर रही है, राइट, कि दारू छुड़वाते हैं, राइट, फिर टोबैको जो है वो उसका वो भी छुड़वाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र, अगर आपने नाम सुना होगा तो नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह पे बनते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? पीपल को गलत चीजों के या तो गलत रास्तों पे जाने से रोकने की जिम्मेदारी, राइट। और अगर गलत रास्ते में है तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी, राइट। दैट इज रिहैबिलिटेशन, उसको बैक टू नॉर्मल लाइफ, राइट, बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाने की जिम्मेदारी, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये सारे थे रोल्स ऑफ एनजीओज इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट विद द चैप्टर। मैंने जैसे कि कहा था कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है पर बहुत ही अच्छा सा और एकदम आसान है, राइट। ओके।